यूक्रेन अब तक यूरोपीय संघ में शामिल होने के सबसे करीब है और ऐसा हुआ तो यह व्लादिमीर पुतिन का बुरा सपना होगा। यूरोपीय संघ आधुनिक यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति परियोजना का केंद्र है, न कि सिर्फ कोई राजनीतिक क्लब। यूरोप एकीकरण का लंबा संघर्ष। ईयू सदस्यता यूक्रेन में अर्थव्यवस्था, सीमाएं, गठबंधन और सुरक्षा का भविष्य सब बदल देगी। यह रूस से अंतिम और स्थायी टूट होगी जिससे पुतिन सबसे ज्यादा डरते हैं। यही असली भविष्य है। पुतिन ने इसे रोकने के लिए जंग छेड़ी, लेकिन अब यूक्रेन मॉस्को से दूर और ब्रसेल्स के करीब जा रहा है। यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ की सदस्यता क्यों अहम है और क्रेमलिन इसे रोकने के लिए क्यों लड़ रहा है, समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब यूरोप अलग था। शीत युद्ध के दौरान महाद्वीप दो प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाओं के बीच बंटा हुआ था। पश्चिमी यूरोप में बाजार अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और सहयोग की संस्कृति बनी। पूर्वी यूरोप सोवियत नियंत्रण में था, जहां राज्य ने राजनीति और अर्थव्यवस्था नियंत्रित की। यूक्रेन पूर्वी ब्लॉक ही नहीं बल्कि सोवियत गणराज्यों में से एक था, जिसकी राजनीतिक और आर्थिक दिशा मॉस्को तय करता था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने से पूरा क्षेत्र बदल गया। यूक्रेन को एक रात में स्वतंत्रता मिली, पर साथ ही आर्थिक संकट, कमजोर सरकार और बढ़ता भ्रष्टाचार भी आया। इस बीच यूक्रेन के पश्चिम में स्थित देश तेजी से एक अलग दिशा में बढ़ गए। पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया और बाल्टिक राज्य अपने बाजार खोलकर, कानूनी व्यवस्थाएं मजबूत कर यूरोपीय संघ की सदस्यता की तैयारी करने लगे। वे स्थिरता और बड़े आर्थिक समुदाय की पहुंच चाहते थे ताकि भविष्य में आधुनिक बन सकें। उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ और लोकतांत्रिक संस्थान और लोकतांत्रिक बने। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि यूक्रेन ने शुरू से ही पश्चिम की ओर क्यों देखा और रूस ने उस बदलाव को अपनी प्रभावशाली स्थिति के लिए खतरा क्यों माना। उस इतिहास में और गहराई से जाने से पहले यह समझना मददगार है कि यूरोपीय संघ वास्तव में है क्या। यूरोपीय संघ कई लोगों को दूर की नौकरशाही जैसा लगता है, जबकि यह एक व्यावहारिक विचार से शुरू हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय सरकारें एक और संघर्ष को रोकना चाहती थीं। इसका हल था कोयला और इस्पात जैसे जरूरी उद्योगों में सहयोग करना। अगर देश एक दूसरे पर निर्भर होते तो युद्ध की संभावना कम हो जाती। समय के साथ यह सहयोग एकल बाजार बन गया, जहां वस्तुएं, सेवाएं, लोग और पूंजी सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। सदस्य देशों ने कानूनी मानकों, उपभोक्ता सुरक्षा व पर्यावरणीय नियमों पर सहमति दी। उन्होंने व्यवस्था की निष्पक्षता और स्थिरता के लिए यूरोपीय संसद, आयोग और न्यायालय जैसी संस्थाएं बनाई। यूरोपीय संघ बड़ा एकल बाजार, मजबूत कानूनी सुरक्षा और सीमाओं पर शैक्षिक अवसर देता है। मध्य और पूर्वी यूरोप के पूर्व कम्युनिस्ट देश यूरोपीय संघ में शामिल होने पर उनकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ीं, निवेश आया और नागरिकों ने ऐसे अवसर पाए जो सोवियत शासन में असंभव थे। यूक्रेन ने यह सब होते हुए देखा। बिल्कुल पड़ोस में उसने देखा कि पोलैंड तेजी से विकसित हुआ, एस्टोनिया डिजिटल शक्ति बना और लिथुआनिया ने अप्रत्याशित आधुनिकता हासिल की। यूक्रेन के कई लोगों, खासकर युवाओं के लिए इन पड़ोसी देशों ने दिखाया कि सुधार अपनाकर और यूरोपीय ढांचे में शामिल होकर क्या संभव है। लेकिन यूक्रेन का रास्ता और भी जटिल था। उसे हर बड़े क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। ओलिगार्क्स ने प्रमुख उद्योगों पर नियंत्रण कर लिया और संसद व मंत्रालयों के अंदर अपने नेटवर्क बना लिए। सरकारें लगातार बदलती रहीं और अक्सर वे उन समस्याओं से ज्यादा आपस में लड़ती रहीं जिन्हें ठीक करने के लिए उन्हें चुना गया था। और इन सबसे ऊपर रूस था, जो यह तय कर चुका था कि वह यूक्रेन को मॉस्को के प्रभाव से बहुत दूर नहीं जाने देगा। 1990 और 2000 के शुरुआती वर्षों में रूस ने अपना प्रभाव इस्तेमाल किया। यूक्रेन रूसी गैस पर निर्भर था और हर सर्दी इसकी याद दिलाती थी। कीव जब मॉस्को के करीब होता तो छूट मिलती थी और नेताओं के यूरोपीय संघ की ओर झुकाव पर दाम बढ़ जाते थे। व्यापार प्रतिबंधों ने यूक्रेनी कारखानों को प्रभावित किया। कीव के राजनेता जब ब्रुसेल्स के साथ एकीकरण की संभावनाएं तलाशते थे तो ये कदम छोटे होते थे, लेकिन संदेश साफ था। रूस चाहता था कि यूक्रेन उसके पास रहे, फिर भी यूरोप से जुड़ने की सोच बनी रही। यूक्रेनी छात्र विदेश पढ़ते थे। युवा पेशेवर पोलैंड या लातविया में दोस्तों से वेतन अवसर की तुलना करते थे और नागरिक संगठन पारदर्शिता व कानून के शासन के लिए दबाव बनाते थे। यह गति धीरे धीरे उन लोगों से प्रेरित होकर बनी जो मानते थे यूक्रेन भी अपने पड़ोसियों जैसा भविष्य पाने का हकदार है। पहला बड़ा टकराव 2004 में आया। राष्ट्रपति चुनाव, जिसे व्यापक रूप से धांधली वाला माना गया, ने कीव में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़का दिए। लोगों ने कड़ाके की ठंड में निष्पक्ष मतदान
और अपनी पसंद की सरकार की मांग की। इस क्षण को ऑरेंज क्रांति के नाम से जाना गया। यह पहली बार था जब यूक्रेन के लोग अपने भविष्य के अधिकार की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में बाहर आए। एक नया चुनाव आयोजित किया गया और एक यूरोप समर्थक उम्मीदवार ने जीत हासिल की, लेकिन क्रांतियां सब कुछ हल नहीं करती। अगले कुछ वर्षों में आंतरिक विभाजन फिर से उभर आए, भ्रष्टाचार बना रहा और अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। मॉस्को ने फिर गैस और व्यापार से दबाव बनाते हुए यूक्रेन को स्वतंत्रता की कीमत याद दिलाई। घरेलू असंतोष बढ़ने पर रूस ने प्रभाव वापस पाया। 2010 में विक्टर यानुकोविच के राष्ट्रपति बनने तक यूक्रेन फिर मॉस्को के प्रभाव क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने यूरोप से संतुलन का वादा किया, पर उनकी नीतियां रूस की तरफ थीं। फिर भी यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को अपने करीब लाने की कोशिश की। ब्रुसेल्स ने एसोसिएशन समझौता किया जो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाएगा और सहयोग बढ़ाएगा। यह पूरी सदस्यता नहीं थी, लेकिन यूरोपीय प्रणाली की ओर गंभीर कदम था जिससे यूक्रेन के पड़ोसी लाभान्वित हुए। 2013 में निर्णायक मोड़ तब आया जब समझौते पर हस्ताक्षर से कुछ दिन पहले यानुकोविच ने प्रक्रिया रोक दी। मॉस्को चाहता था कि यूक्रेन रूसी नेतृत्व वाले कस्टम्स यूनियन में आए और पर्दे के पीछे दबाव बहुत था। यूक्रेन वासियों को लगा उनका भविष्य सौदेबाजी में खो गया। लोग कीव के सेंट्रल स्क्वायर में जुटे, यूरोपीय झंडे लहराए और नई दिशा की मांग की। ये विरोध प्रदर्शन बढ़ते बढ़ते उस आंदोलन में बदल गए जिसे आज दुनिया यूरो मैदान आंदोलन के नाम से जानती है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को जितना दबाया, भीड़ उतनी बढ़ती गई। छात्र, पेशेवर, पेंशन भोगी और परिवार सभी शामिल हुए। उनके लिए मुद्दा सिर्फ एक संधि नहीं था, यह सम्मान, स्वतंत्रता और एक ऐसे भविष्य के बारे में था जो किसी और राजधानी के नियंत्रण में न हो। कई महीनों की तनाव और झड़पों के बाद यानुकोविच देश छोड़कर भाग गए। नई सरकार ने यूक्रेन के यूरोपीय विकल्प को अपनाया। मॉस्को के लिए यह बड़ा झटका था, क्योंकि रूस के लिए यूक्रेन का ईयू में जाना केवल राजनीतिक एकीकरण नहीं था। इसका मतलब था उस देश पर अपना प्रभाव खोना जिसे वह हमेशा अपना प्रभाव क्षेत्र मानता था। जैसा कि हमने पहले बताया, यूक्रेन की यूरोपीय संघ में सदस्यता का मतलब था कि यूरोप को रूस की सीमा पर एक बड़ा नया साझेदार मिल गया। इसका मतलब था ऐसा मॉडल जो रूसियों को भी प्रेरित कर सकता था। कुछ हफ्तों में रूस ने क्रीमिया कब्जाया और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों को समर्थन दिया। क्रीमिया के विलय ने शीत युद्ध के बाद यूरोप में स्थायी सीमाओं की धारणा तोड़ दी। रूसी सैनिक जल्दी घुसे और मॉस्को ने कुछ हफ्तों में प्रायद्वीप को अपना घोषित कर दिया। कई यूक्रेनवासी ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने न सिर्फ जमीन गंवाई बल्कि पड़ोसी देश जो खुद को भाई कहता था उनकी मर्जी से सब कुछ ले सकता है, यह भी साबित हो गया। यूक्रेन के अलग रास्ता चुनते ही क्रीमिया की खबरें शांत हुईं और पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित समूहों ने दोनेत्स्क व लुहानिस्क के कई शहरों पर कब्जा किया। जो हाइब्रिड युद्ध था वह जल्द ही लंबा व थकाऊ संघर्ष बन गया जिसने अगले 8 वर्षों को परिभाषित किया। इस दौर ने यूक्रेन वासियों के यूरोप और अपने भविष्य को देखने के नजरिए को बदल दिया। 2014 से पहले ईयू सदस्यता एक दीर्घकालिक लक्ष्य था जिसे धीरे धीरे हासिल करने की कोशिश की जाती थी और पूर्व पश्चिम संबंध संतुलित रहते थे। रूस के हस्तक्षेप के बाद वह सोच बदल गई। यूरोप अब सिर्फ व्यापार या वीजा तक सीमित नहीं था, यह सुरक्षा, स्थिरता और बाहरी दबाव का सामना करने की क्षमता से जुड़ गया था। डोनबास का हर संघर्ष और जबरन बेघर किए गए परिवारों ने देश को उसी निष्कर्ष की ओर बढ़ाया। उसे खुद को एक स्पष्ट नियमों वाले सिस्टम में स्थापित करना था, न कि फिर से मॉस्को की छाया में लौटना। आक्रमण ने घरेलू राजनीति को भी पूरी तरह बदल दिया। यूरोप समर्थक और रूस समर्थक गुटों की पुरानी दरारें महत्वहीन हो गईं। कई मतदाताओं ने, जो कभी मॉस्को के साथ घनिष्ठ संबंधों के पक्ष में थे, अपने रुख पर फिर से विचार किया। रूसी भाषी क्षेत्रों के स्वयंसेवकों ने रक्षा में हिस्सा लिया, जिससे राज्य के प्रति निष्ठा भाषा से अधिक गहरी साबित हुई। सीमा के दोनों ओर व्यक्तिगत संबंध रखने वाले परिवारों ने देखा कि प्रचार ने पीढ़ियों से चले आ रहे रिश्तों को तोड़ दिया। लंबे समय से प्रचारित की जा रही एक साझा स्लाविक क्षेत्र की अवधारणा टूटने लगी, जिसकी जगह नागरिकता, साझा अनुभव और स्वतंत्र मार्ग चुनने के संकल्प में निहित एक मजबूत पहचान ने ले ली। 2014 और 2015 में मिन्स्क समझौते पूर्वी क्षेत्र में लड़ाई रोकने के लिए बने थे। इन समझौतों में युद्ध विराम, सैनिक वापसी और अलगाववादियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में चुनाव की मांग थी, लेकिन ये शुरू से ही कमजोर थे। रूस ने जोर देकर कहा कि वह इस संघर्ष का पक्षकार नहीं है, जबकि वह लड़ाकों और हथियारों की आपूर्ति कर रहा था। युद्ध विराम बार बार टूटा
मोर्चे सक्रिय रहे और नागरिकों को कष्ट झेलना पड़ा। जब राजनयिक बहस कर रहे थे, जमीन पर सैनिक रोज हमलों का सामना कर रहे थे और पूर्वी हिस्से में लड़ाई जारी थी। यूक्रेन ने अपने राज्य का पुनर्निर्माण किया। क्रांति से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा था और अब युद्ध ने तनाव की एक और परत जोड़ दी थी। बैंक ढह गए, मुद्रा की कीमत गिरी और पूर्वी क्षेत्रों की फैक्ट्रियों, कोयला खदानों, बिजली संयंत्रों से संपर्क टूट गया। सरकार को आपातकालीन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय संघ की ओर रुख करना पड़ा। इसके बदले यूक्रेन ने कई लंबे समय से लंबित बड़े सुधारों पर सहमति दी। ये सुधार कठिन और दर्दनाक थे, लेकिन इन्होंने देश को वैसे बदला जैसा मॉस्को ने नहीं सोचा था। एक बड़ा बदलाव था भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं का निर्माण, क्योंकि वर्षों तक भ्रष्टाचार यूक्रेन की प्रगति में बड़ी बाधा रहा। पश्चिमी साझेदारों ने नई संस्थाओं, स्वतंत्र अभियोजकों और निगरानी प्रणालियों का दबाव बनाया। ये त्वरित समाधान नहीं थे। पुरानी नेटवर्क अभी भी बदलाव का विरोध कर रही थीं, लेकिन पहली बार यूक्रेन के पास कानूनी और राजनीतिक उपकरण थे जिनसे वह उस ओलिगार्क प्रधान व्यवस्था को चुनौती दे सकता था जिसने स्वतंत्रता के बाद से उसे पीछे रखा हुआ था। इस अनिश्चितता के बावजूद यूक्रेन लगातार यूरोप के करीब बढ़ता रहा। 2017 में यूरोपीय संघ ने वीजा फ्री यात्रा की अनुमति दी, जो बड़ा प्रतीकात्मक और व्यावहारिक मील का पत्थर था। यूक्रेनी पासपोर्ट ने पूरे महाद्वीप में दरवाजे खोल दिए। पेट्रो पोरोशेंको, जो यूरो मैदान के बाद राष्ट्रपति बने, ने सुधार किए, लेकिन उन पर धीमी गति से काम करने की आलोचना हुई। निराशा खासकर उन युवाओं में बढ़ी जो तेज प्रगति और स्पष्ट शासन चाहते थे। 2019 में यूक्रेन वासियों ने वोलोदिमीर जेलेंस्की को चुना, जो पूर्व हास्य कलाकार थे और बदलाव का वादा करते थे। उन्होंने एकता, नवाचार और एक सरल संदेश के साथ प्रचार किया। भ्रष्टाचार को अब देश का भविष्य तय नहीं करना चाहिए। जेलेंस्की ने भारी समर्थन और राज्य में सुधार के जनादेश के साथ पद संभाला। उन्होंने सुधारों को आगे बढ़ाया और रूस के साथ शांति प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की। आशा थी कि कूटनीति डोनबास युद्ध खत्म कर सकती है। हालांकि जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि इस संघर्ष को सिर्फ हाथ मिलाने या आशावादी भाषणों से हल नहीं किया जा सकता। रूस ने सीमा पर सैनिक तैनात किए और मिलिशिया को पूर्व में हथियार मिलते रहे। बातचीत शुरू करने की हर कोशिश नाकाम रही। मॉस्को को अब भी उम्मीद थी कि यूक्रेन ऐसे समझौते को मानेगा जिससे रूस का यूक्रेन पर प्रभाव बना रहे। यूक्रेन के यूरोपीय संघ और नाटो के करीब जाने का विचार मॉस्को के उस दावे को चुनौती देता था जिसमें वह क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखने का अधिकार जताता था। क्रेमलिन ने इसे एक पड़ोसी का चुनाव नहीं बल्कि सीधा खतरा माना। फरवरी 2022 में रूसी टैंक यूक्रेन में घुसे तो दुनिया ने ऐतिहासिक मोड़ को लाइव देखा। यूक्रेन वासियों के लिए यह आक्रमण किसी नए संघर्ष की शुरुआत नहीं लगा, बल्कि यह आखिरी वहम का टूटना था कि रूस कभी उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार कर सकता है। 2014 में क्रीमिया से शुरू हुआ संघर्ष अब पूरे देश को तोड़ने की कोशिश में बदल गया। पूरे शहर धमाकों की आवाज से जाग उठे। परिवारों ने जो भी उठा सकते थे उठाया और सड़कों पर कारों की लंबी कतारें लग गईं, जो किलोमीटरों तक फैली थीं, क्योंकि लोग पश्चिम की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। कई यूक्रेन वासियों के लिए डर सिर्फ तबाही का नहीं था, बल्कि इस बात का भी था कि देश का भविष्य कुछ ही दिनों में मिट सकता है। फिर भी अप्रत्याशित रूप से यूक्रेन ने हार मानने के बजाय डटे रहने का निर्णय लिया। सैनिकों ने दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी और स्वयंसेवकों ने शहरों की रक्षा में मदद की। नागरिकों ने आपूर्ति की व्यवस्था की, बैरिकेड बनाए और घर गंवाने वालों को शरण दी। संकट और सुधार से देश की पहचान की भावना एक शक्तिशाली ताकत बन गई। यूक्रेन ने दिखा दिया कि वह सिर्फ नक्शे पर एक राज्य नहीं है, बल्कि यूरोप में अपनी जगह की रक्षा करने के लिए तैयार एक राष्ट्र है। जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, उतनी ही महत्वपूर्ण नेमते एक और जंग कूटनीतिक मोर्चे पर भी शुरू हो गई। कीव ने कहा कि यूक्रेन सिर्फ अपनी सीमाओं नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ की रक्षा कर रहा है। उसने कहा कि वह यूरोप को ऐसी आक्रामकता से बचा रहा है जो अनुत्तरित रहने पर फैल सकती है। ईयू नेताओं ने, जो वर्षों से सुधारों पर बहस कर रहे थे, अचानक तेज और ऐतिहासिक फैसले लिए। कुछ ही दिनों में यूक्रेन ने औपचारिक रूप से ईयू सदस्यता के लिए आवेदन किया और कुछ ही महीनों में ईयू ने यूक्रेन को उम्मीदवार का दर्जा दे दिया। जो लोग बड़े होते हुए यह मानते थे कि ईयू एक दूर अप्राप्य लक्ष्य है, अब उन्होंने इसमें शामिल होने की संभावना को कुछ वास्तविक और तात्कालिक के रूप में देखा। यह न तो दान था, न ही कोई प्रतीकात्मकता, बल्कि यह यूरोप द्वारा यह स्वीकार करना था कि यूक्रेन का भविष्य उसके अपने भविष्य से यूक्रेन के भीतर गहराई से जुड़ा हुआ है।
युद्ध ने सरकार को वर्षों से वादे किए बदलाव जल्दी लागू करने पर मजबूर किया। संस्थाओं को दबाव में काम करना था, भ्रष्टाचार के नेटवर्क को तोड़ना जरूरी था। हर चुराया यूरो कम हथियार, कम आश्रय और कम जाने बचने का मतलब था। संसद ने सार्वजनिक खरीद, न्यायिक सुधार और पारदर्शिता पर नए कानून पारित किए। भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं को और अधिक शक्ति मिली। नागरिक समाज ने युद्धकालीन खर्च की निगरानी में सरकार का साथ दिया। मिसाइलों के हमले के दौरान भी देश ने कानून बनाना, नियुक्तियों की समीक्षा, निगरानी सुधारना और मानक यूरोपीय संघ के अनुरूप बनाना जारी रखा। यूरोप के कुछ देशों ने इतनी कठिनाइयों में सुधार किए जो यूक्रेन की संघ में शामिल होने की गंभीरता दिखाता है। यूक्रेन युद्ध ने एक अहम और पुराना सवाल भी उठाया। रूस पर ऊर्जा निर्भरता को पहले असुविधाजनक लेकिन प्रबंधनीय समस्या माना जाता था। लेकिन जैसे ही आक्रमण शुरू हुआ, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने समझ लिया कि गैस और तेल के लिए मॉस्को पर निर्भर रहना अब सिर्फ जोखिम भरा नहीं बल्कि खतरनाक भी है। जो फैसले सालों लगते थे अब हफ्तों में होने लगे। प्रतिबंधों के पैकेज लागू हुए, रूसी बैंक अलग थलग हुए, व्यापार और संपत्तियां जब्त की गईं, यूरोपीय कंपनियां रूस से निकल गईं और आपूर्ति श्रृंखलाएं बदली गईं। यूरोपीय संघ ने हथियारों की आपूर्ति का समन्वय शुरू किया जो कुछ साल पहले अकल्पनीय था। यूक्रेन के संघर्ष ने यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि व्यवहार में एकजुटता का क्या अर्थ है। इसने साफ किया कि विस्तार केवल औपचारिकता नहीं बल्कि रणनीतिक जरूरत है। इस बीच यूक्रेन ने हर पल का इस्तेमाल यूरोप के और करीब जाने के लिए किया। इसके राजनयिकों ने बिना रुके काम किया। इसके राष्ट्रपति ने दर्जनों संसदों में भाषण दिए। नागरिकों ने ऑनलाइन और पूरे यूरोप में रैलियों में अपनी आवाज उठाई। संदेश सीधा था, यूक्रेन उन्हीं मूल्यों की रक्षा कर रहा था जिन पर यूरोपीय संघ बना है, इसलिए यूरोप को उसका पूरा समर्थन करना चाहिए। समय के साथ यह दृष्टिकोण पूरे महाद्वीप में फैल गया, जनमत बदल गया। जो देश पहले विस्तार को लेकर सतर्क थे वे अब यूक्रेन को बोझ नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को मजबूत करने वाला साझेदार मानने लगे हैं। जैसे जैसे युद्ध 2024 तक खिंचता गया, यूरोपीय संघ ने अपना समर्थन और गहरा किया। अरबों की फंडिंग पैकेजों को मंजूरी दी गई। ऊर्जा सहायता, अन्न सहायता, पुनर्निर्माण योजनाएं और सैन्य सहायता यूरोपीय संघ के नियमित कामकाज का हिस्सा बन गई। नई योजनाओं ने यूक्रेन को ईयू क्लस्टर्स की सिंगल मार्केट स्क्रीनिंग के लिए 2025 तक तैयार किया। यूरोपीय आयोग ने माना कि यूक्रेन ने युद्ध के समय में भी सुधारों पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसने संकेत दिया कि शेष शर्तें पूरी होते ही वार्ताएं शुरू हो सकती हैं। युद्ध के बावजूद यूक्रेन ने तेजी से प्रगति कर अपने कानून यूरोपीय मानकों के अनुसार बनाए हैं। ब्रसेल्स ने भू राजनीतिक दांव समझकर विस्तार को सुरक्षा प्राथमिकता बनाया और नए सदस्यों के साथ भविष्य की तैयारी की। अगर यूक्रेन सफल हुआ तो यह साबित करेगा कि सोवियत संघ के बाद का समाज सुधार कर पश्चिम के साथ जुड़ सकता है और अपनी राह चुन सकता है। और यही संभावना रूस में पुतिन के शासन को सबसे ज्यादा डराती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल हो जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सदस्यता केवल राजनीतिक प्रतीक नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े एकल बाजार तक पहुंच देता है जहां सामान, सेवाएं, पूंजी और लोग सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। यूक्रेन के लिए इसका मतलब है कि उसके उत्पाद 45 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं के बाजार में बिना किसी शुल्क या जटिल बाधाओं के प्रवेश कर सकते हैं। 2004 में अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के यूरोपीय संघ में शामिल होने के कुछ सालों बाद उनका यूरोप में निर्यात दोगुना हो गया। विदेशी निवेश काफी बढ़ा। पोलैंड ने 2004-2020 में यूरोपीय संघ से 200 अरब यूरो से अधिक निवेश देखे, जिससे उसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई। इसी तरह के रुझान बाल्टिक देशों में भी देखने को मिले, जहां वेतन बढ़े, बेरोजगारी घटी और नई उद्योगों की नींव पड़ी। यूक्रेन के लिए भी उसी तरह का परिवर्तन संभव है। यूरोपीय वित्तीय संस्थानों के अनुसार यूक्रेन की जीडीपी 5-7% बढ़ सकती है। पहले दशक में हर साल एक सत्र बाद यह वृद्धि कृषि के आधुनिकीकरण, ईयू फंड से बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और यूक्रेनी कंपनियों को समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने से आ सकती है। यूरोपीय बाजारों में किसानों को नई तकनीक और स्थिर मूल्य मिलेंगे। फैक्ट्रियां यूरोपीय कंपनियों से साझेदारी कर उपकरण अपग्रेड कर और उच्च मानक पूरे कर सकेंगी। युवा यूक्रेनियन को शिक्षा और कार्य के अवसर मिलेंगे, जैसे पोलैंड या जर्मनी के छात्रों को मिलते हैं। छोटे व्यवसाय भी
स्पष्ट नियम, कम भ्रष्टाचार और आसान क्रेडिट से बदलाव महसूस करेंगे। यूरोपीय संघ की सदस्यता यूक्रेन के करीबी सहयोगियों से औपचारिक संबंध बनाएगी। यह देश को एक ऐसे समुदाय के भीतर मजबूती से स्थापित करेगा जो साझा कानूनों, समन्वित नीतियों और संयुक्त निर्णय निर्माण पर आधारित है। यूक्रेन यूरोपीय संघ की सुरक्षा, व्यापार वार्ताओं और योजनाओं में भाग लेगा। यह यूरोपीय संस्थानों में शामिल होगा जो न्यायिक स्वतंत्रता, उपभोक्ता अधिकारों और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की रक्षा करते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोपीय संघ से मेलजोल राजनीतिक हेरफेर की संभावना घटाता है और बाहरी हस्तक्षेप की लागत बढ़ाता है। जितना अधिक यूक्रेन एकीकृत होता है, किसी भी बाहरी शक्ति के लिए उस पर ऊर्जा, व्यापार या राजनीतिक नेटवर्क के माध्यम से दबाव बनाना उतना ही कठिन हो जाता है। यूरोपीय संघ की सदस्यता से यूक्रेन को पूर्वानुमानित कानून व दायित्व मिलेंगे, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और व्यवसायों को योजना बनाना आसान होगा। रूस के लिए यूक्रेन का यूरोपीय संघ में जाना पूर्वी यूरोप में उसके प्रभाव पर असर डालता है। मॉस्को लंबे समय से इस बात पर जोर देता आया है कि पूर्व सोवियत गणराज्य उसके प्रभाव क्षेत्र में बने रहें और इसके लिए वह गैस आपूर्ति, व्यापारिक दबाव और राजनीतिक नेटवर्क का इस्तेमाल करके उन्हें अपने करीब बनाए रखता है। यूक्रेन यूरोपीय संघ से जुड़कर व्यवस्था तोड़ देगा। यह क्षेत्र की सुरक्षा को नया रूप देगा, रूस की पकड़ कमजोर करेगा और उसकी सीमा पर बड़ा सुधारवादी लोकतंत्र स्थापित करेगा। क्रेमलिन यूरोपीय संघ को सिर्फ बाजार नहीं बल्कि ऐसी शक्ति मानता है जो देशों को पारदर्शिता, कानून के शासन और राजनीतिक खुलेपन की ओर ले जाती है। देश एकजुट होने पर भ्रष्टाचार घटता है, निवेश बढ़ता है और रूस का दबाव कमजोर पड़ता है। यूक्रेन में अस्थिरता मॉस्को के हित में है क्योंकि इससे सुधार धीमे होते हैं, निवेशक दूर रहते हैं और यूक्रेन की यूरोपीय संघ मानकों को पूरा करने की क्षमता कठिन होती है।